स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। जून 2024 के सवालों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कुछ। रोज सुबह 6 बजे 5 पीएम के साथ डीप डिस्कशन होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट है अष्टप्रधान के पद और सूची सेकंड है शिवाजी के शासनकाल के अधिकारी। दोस्तों इसमें हम दो तीन चीजें देखेंगे। एक तो मराठा वंश के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद इस अष्टप्रधान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे। आपको अगर स्लो लगे तो तेज कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन आराम आराम से अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम शिवाजी के शासनकाल की ही बात कर लेते हैं, या यूं कहें कि मराठा संघ की बात कर लेते हैं, मराठा वंश की। तो दोस्तों मराठा वंश की स्थापना या कहे कि कब से कब तक पहले रहता है, तो 1674 में स्थापित होता है और 1818 में रहता है, 18 तक रहता है, जब तक अंग्रेज इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते। यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 तक रहता है ये, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ हार का युद्ध होता है और मराठा संघ पूरी तरीके से हार जाता है, मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो छत्रपति से शिवाजी महाराज द्वारा इसकी स्थापना होती है दोस्तों। कब? इन्होंने 1674 यानी 1674 में राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ पे? रायगढ़ में। रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, इनका उद्देश्य था दोस्तों स्वराज की स्थापना। स्वराज की स्थापना के उद्देश्य को लेकर इन्होंने इस वंश यानी मराठा वंश की स्थापना की थी। अगर कुछ प्रमुख शासन क्रम को देखें या शासन को देखें या शासक जो थे, पहले तो शिवाजी ही थे। शिवाजी कब से कब तक थे दोस्तों? ये रहते हैं 1674 में से और 1674 से 1680 तक शिवाजी रहते हैं। चूंकि इन्होंने ही शुरुआत की, तो अष्टप्रधान मंडल की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और किले, जो रायगढ़ में एक किला, मजबूत किला बनवाया था। गुरिल्ला युद्ध नीति में माहिर थे, छापामारी युद्ध में, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी कहे जाते हैं। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम होता है संभाजी। तो संभाजी महाराज कब से रहते हैं? 1680 से 1689 के बीच में संभाजी महाराज रहते हैं। और शिवाजी के ये पुत्र तो थे ही। मुगलों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन औरंगजेब ने बाद में इनको मृत्युदंड दे दिया था। संभाजी के बाद जो आते हैं वो राजा राम आते हैं। राजा राम की मृत्यु थोड़ा जल्दी हो जाती है। फिलहाल 1689 से रहते हैं 1700 तक राजा राम जी रहते हैं। ठीक है, और राजा राम जी के बाद उनकी पत्नी, इनके यानी राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई इनकी पत्नी ने शासन संभाला 1700 टू 1707 तक। ठीक है, राजा राम की पत्नी तो थी ही, वीर थी, वीर शासिका थी। ठीक है, अंग्रेजों औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध जारी रखती हैं। शॉर्ट में ही हम बात कर रहे हैं इसमें। और एक और फेमस आते हैं शाहू महाराज। दोस्तों ये आते हैं 1708 से और 1749 तक, 49 में। ठीक है, पेशवाओं को इसके बाद इन्हीं के समय में पेशवाओं की शक्ति बढ़ती गई। पेशवा यानी प्रधानमंत्री होते थे उस समय। जो राजा यानी शिवाजी के नीचे कौन होता था? पेशवा होता था, प्रधानमंत्री होता था, और वो प्रशासन का प्रमुख भी होता था। ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे। लेकिन साहू जी महाराज के जब आए तो पेशवा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ में चली जाती है। तभी हमने परसों शायद नरसों इसके इसी पेपर में बात किया था कि पेशवाओं के बारे में अच्छे से, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नाना साहेब की बात हुई थी। तो जब ये पेशवा आते हैं, तो जो मराठा साम्राज्य था, इसका जो विस्तार था वो उत्तर भारत तक फैल जाता है। ठीक है, आप पेशवा वंश में देख लीजिएगा। और पतन की बात अगर करें मराठा साम्राज्य की, तो जो तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच, तो अहमद शाह अब्दाली से ये हार जाते हैं, बहुत टूट जाते हैं।
फिर कैसे भी चलता रहता है, कमजोर उत्तराधिकारी रहते हैं। फिर 1818 में दोस्तों अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया, किसके द्वारा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा। और ये कब से कब होता है? 1817-18 में होता है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ होता है मराठा संघ। मराठा संघ में कौन होते हैं? जैसे पेशवा, भोसले, होलकर, और जो पांचों संघ होते हैं ये होते हैं। और इसमें जब बाजीराव द्वितीय की पराजय हो जाती है, उसके बाद इस संघ को, मराठा को अंग्रेजों में मिला लिया जाता है। ठीक है, ये था मराठा वंश। अब हम बात कर रहे हैं अष्टप्रधान की, जिसको शिवाजी ने स्थापित किया था। उसी का हमारा सवाल आज का है। अब तक आपने लगा ही लिया होगा, हालांकि बिल्कुल फैक्चुअल है। फिलहाल बात करते हैं कि अष्टप्रधान, अष्ट मतलब 8 समझ रहे हैं, प्रधान मतलब प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो मुख्य मंत्री कह सकते हैं कि 8 मंत्री थे ये, जो प्रशासन में मदद करते थे शिवाजी के समय में। ठीक है, उन्होंने ही स्थापित किया था। तो यह व्यवस्था शिवाजी ने ही बनाई थी। मतलब शिवाजी को अगर कोई स्कूल है या संघ को, साम्राज्य को अगर स्कूल माने, तो उसका हेडमास्टर जो है वो शिवाजी थे। और उसके जो स्कूल के जो बाकी टीचर्स है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनके मंत्री को मान लिया जाए। तो इस तरीके से एक संघ का काम करते थे ये। तो पहली बात अगर करें, 8 में पहले नंबर पे कौन आता है, वो दोस्तों सीरियल वाइज आपका ये दिया गया है। पहले नंबर पे आते हैं पेशवा। ठीक है, पेशवा आते हैं। और पेशवा को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम जिसको बोला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था राजा के बाद, यानी राजा के बाद सबसे शक्तिशाली था, प्रशासन का प्रमुख था। और इस पद पर दोस्तों मोरू त्र्यंबक पिंगले थे। मोरू त्र्यंबक पिंगले थे किस पे? पीएम पद पे। इस तरीके से हमारा पहला मिल जाता है। दूसरी की बात करते हैं तो मजूमदार या अमात्य की बात जब आती है, मजूमदार से याद रखिए दोस्तों कि ये आय व्यय को देखता था, वित्त मंत्री कह सकते हैं, और खजाने की देखभाल करता था। और इस पद पर कौन था? तो इस पद पर थे रामचंद्र नीलकंठ। ये फोर्थ हो जाएगा, रामचंद्र नीलकंठ इसी पद पर थे, मजूमदार के पद पर। जब सरनिस की बात आती है या सचिव की बात आती है, सचिव ज्यादा फेमस है, सरनिस अलग से बोलते हैं। तो कौन था सरनिस के पद पर? सरकारी दस्तावेज व्यवहार, पत्र व्यवहार करता था, दस्तावेज तैयार करता था। और इस पद पर अन्नाजी दत्तो थे। ठीक है, सचिव कौन थे? अन्नाजी दत्तो। और वहीं वाकनीस की बात करते हैं तो वाकनीस या वाकनीस होता है, तो राजकीय अभिलेख या रिपोर्ट तैयार करता था ये भी। और दत्ताजी त्र्यंबक इसके शासन करते, यानी ये इस पद पर थे, दत्ताजी त्र्यंबक। ठीक है, ये हमारा हो जाता है 4। लेकिन बाकी 4 कौन बचते हैं दोस्तों? सी, ये 4 हो गए। अगर पांचवें की बात करोगे तो ये सुमंत हो जाएंगे। सुमंत जिसको बोलते हैं, या दाबीर भी जिसको बोलते थे। और ये विदेश मंत्री था, अन्य राज्यों से संबंध भी रखता था। छठवें की बात करोगे भाई, तो वो सेनापति हो जाएंगे। सेनापति था और सेना का प्रमुख होता था। और सातवां कौन था? एक पद था पंडित राव का। ठीक, पंडित राव कौन था? ये धर्म संबंधी कार्य करता था, दान पुण्य की व्यवस्था करता था। और आठवां था न्यायाधीश। न्यायाधीश था, और जो कि न्याय व्यवस्था करता था। इस तरीके से अष्टप्रधान में ये 8 होते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते हैं दूसरे सवाल पे। ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है कि क्लियोपेट्रा के नाक सिद्धांत का इतिहास में क्या आशय है? एक सिद्धांत है, नोज थ्योरी, नाक सिद्धांत दोस्तों। ये इसका मतलब क्या होता है? क्या ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं कि इतिहास व्यक्ति केंद्रित है? क्या इसका मतलब है कि इतिहास वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है? क्या इसका मतलब है कि इतिहास में कॉजेशन, कार कारण संबंध, कारण कार्य संबंध होता है? क्या समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किसकी बात हो रही है? तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये बात करते हैं, ये सिद्धांत जो है
एक फ्रांस के दार्शनिक हुए और उनका नाम था ब्लेज पास्कल। ठीक है, पास्कल, वो पास्कल दूसरे थे, ये दूसरे हैं ब्लेज पास्कल, ठीक, फ्रांस के थे। तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने ऐसे मजाक में कहा था कि अगर मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की नाक थोड़ी छोटी होती या थोड़ी अलग होती तो दुनिया का इतिहास बदल जाता। कही तो कही तो थी इन्होंने मजाक में बात, लेकिन ये दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में कही थी। तो जरा सोचते हैं, ठीक है। जो क्लियोपेट्रा थी वो थी मिस्र की रानी, मिस्र की राजकुमारी, और वो बहुत ही सुंदर थी। ठीक, ऐसा माना जाता है कि मिस्र के टालिमिक वंश की अंतिम शासिका थी और बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से, ठीक है, जो रोम के जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी जैसे शासक थे, उनका जो संबंध था रोम से ये मिस्र की तरफ भी था, यानी उनका झुकाव था, उनको अच्छी लगती थी, तो इससे मिस्र और रोम के संबंध बने थे। तो इन उन संबंधों के कारण रोम की राजनीति बदली, और उस टाइम रोम शक्तिशाली था। तो जब रोम की राजनीति बदली, यानी रोम की राजनीति बदलते ही विश्व राजनीति यानी विश्व इतिहास की दिशा बदल गई। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर एक व्यक्ति की एक खास विशेषता, यहाँ क्या विशेषता है, सुंदरता, एक खास विशेषता कभी कभी इतिहास में बड़े बदलाव करती है, बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बनती है। अर्थात इतिहास में अगर व्यक्तियों की भूमिका की बात करेंगे तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कभी कभी एक व्यक्ति ही इतिहास को बदल देता है। जैसे महात्मा गांधी भारत में, यूरोप में हिटलर की बात करेंगे, मुसोलिनी की बात करेंगे, तो ये लोग जैसे थे, व्यक्ति केंद्रित था इतिहास। ठीक है, इस टाइम यानी एक छोटी सी चीज के लिए पूरा बदल जाता है, कारण एक व्यक्ति हो जाता है। तो इसी चीज को लेकर दार्शनिक ब्लेस पास्कल ने इस बात को कहा था। ठीक है, तो किसी कारण की वजह से हुआ था, इसीलिए दोस्तों देखो ये दिया गया है कि इतिहास व्यक्ति केंद्रित होता है। कितना सटीक आंसर दिया गया है कि ये ज्यादातर बच्चे लगा देंगे कि इतिहास व्यक्ति केंद्रित होता है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ कारण भी है ना, कि एक छोटे से परिवर्तन से पूरा इतिहास बदल जाता है। यानी कारण कार्य था, यानी कॉजेशन था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इतिहास में कारण कार्य संबंध काम करता है, इसी को नाक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये क्लियोपेट्रा से बहुत खास संबंध नहीं था, बस वो पूरे इतिहास की वो बात कर रहे थे। चलिए दोस्तों थर्ड पे चलते हैं, और थर्ड की बात हम कर रहे हैं 19वीं सदी में भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में बात हो रही। शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये चारों जो ऑप्शन हैं ये शिक्षा के से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं नहीं, पूर्ण रूप से हैं। अब हमने पहले ही बात की है कि जब शताब्दी की बात आए तो आप समझ लिया करिए 19वीं शताब्दी है, ये 19वीं सदी है, तो एक कम करो 18 और 01 लगाओ, फिर 99 तक, 99 तक जाओ, तो 1801 टू 1899 ये समझने के लिए है, 19वीं शताब्दी हो जाएगी। ठीक, तो अब देखते हैं, ए हम पढ़ रहे हैं उसके बाद समझाएंगे, आप लगाते रहिए। चार्टर अधिनियम 1813 में, एक चार्टर अधिनियम 1813 आया था, इसमें शिक्षा के मद में 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया था। क्या ये ठीक है? वुड्स डिस्पैच 1854 में आया, पारंपरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। वहीं 1882-83 में विश्वविद्यालयों की सामान्य गतिविधियों की जांच है तो हंटर शिक्षा आयोग गठित किया गया था। क्या ये ठीक है? प्राच्य आंग्ल विवाद के दौरान प्राच्यवादियों के समूह का नेतृत्व एच.टी. विल्सन ने किया था। क्या वे प्राच्य साहित्य के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के पक्षधर थे? तो ये एक सवाल काफी बड़े लग रहे होंगे लोग दोस्तों, लेकिन ये काफी ज्यादा एक दूसरे से गुथे और जुड़े हुए हैं। जब हम बात कर रहे हैं, देखो ए का और डी को हम साथ में बात करेंगे क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं।
देखो कैसे जुड़े हैं। चार्टर अधिनियम 1813 की बात हो रही है, तो 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया था। ये बात तो ठीक है, किया गया था, लेकिन किया क्यों गया था कि भाई भारतीयों की शिक्षा पर काम किया जाएगा, ये भारतीयों की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ, जैसे ही हो गया ये सब, खर्च नहीं हुआ था पहले, कि हिंदी पे खर्च करना है, फारसी पे खर्च करना है, मराठी पे मतलब कुल मिला के ये है कि किस भाषा को प्रोत्साहन देना है, किस भाषा के लिए है ये इतना पैसा। तो ये कंफ्यूजन बना रहा, और इसी में दो गुट बन गए। एक प्राच्यवादी हो गए। प्राच्यवादी कौन से? यानी भारत में जो प्राच्यवादी हैं, इसका अर्थ ये है कि जो भारतीय परंपरा को मानते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जैसे संस्कृत हो गई और अरबी हो गई और क्या है फारसी हो गई, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने की बात करते हैं। यानी पारंपरिक भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ये सहमत थे। इनको प्राच्यवादी बोला गया, यानी ओरिएंटलिस्ट भी बोलते हैं इनको, प्राच्यवादी को। ठीक है। और प्राच्यवादियों का मानना था कि भारतीयों को उनकी भाषा और परंपरा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसके जो समर्थक थे एच एच विल्सन थे। और ये एच एच विल्सन दोस्तों संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत बनारस संस्कृत कॉलेज से जुड़े हुए थे। इनके अलावा जॉन गिलक्राइस्ट थे। इसके अलावा विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स वही वाले एशियाटिक सोसाइटी वाले भारतीय संस्कृत के महान प्रशंसक ही माने जाते हैं, बहुत बड़े प्रशंसक थे भारतीय संस्कृति के। वहीं जब आंग्ल विवाद की बात आती है तो इनको एंग्लिसिस्ट भी बोला जाता है। एंग्लिसिस्ट कहा जाता है, आंग्लविद कहा जाता है, आंग्लविद। और इसको ओरिएंटलिस्ट, जिसको प्राच्यविद कहा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग करके देख रहे हैं हम लोग। जो आंग्लविद थे वो इंग्लिश यानी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, तर्कशास्त्र पढ़ाना चाहते थे, आधुनिक यूरोपीय ज्ञान बढ़ाने की बात करते थे। इसमें कौन था? इसमें मैकाले था और विलियम बेंटिंग था, वायसराय भी था उस टाइम, चार्ल्स ट्रेवेलियन था। तो ये मुख्य रूप से 3 थे। और जब ये विवाद बढ़ा तो ये विलियम बेंटिंग ने मैकाले को नियुक्त किया कि भाई तुम बताओ, पहला विधि सदस्य के रूप में था ही, लेकिन बताओ कि प्राच्य और आंग्ल विवाद को कैसे शांत किया जाए। चूंकि पहले से ही ये अंग्रेज समर्थक था, और बाद में यानी 1835 में मैकाले मिनट आता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं मैकाले मिनट, जिसपे हम बात कर चुके हैं एक वीडियो पे, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1835 में मैकाले मिनट आता है, मिनट ऑन एजुकेशन नाम से। तो विलियम बेंटिंग भी समर्थक था, तो इसने इसको स्वीकार कर लिया, जिसकी वजह से प्राच्यवादियों की हार हो गई और एंग्लिसिस्ट जीत गए। और जो 1 लाख रुपए था ये पर मंथ का, वो फिर इंग्लिश के लिए खर्च किए जाने लगा, कि अंग्रेजी माध्यम का विस्तार किया जाएगा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये सारी चीजें थी ना। आगे बात हो गई, ठीक है, ये बात गई, ये क्लियर हो गया। तो ये क्या भाई, क्या ये बात सही थी? पहला तो सही है। तो प्राच्य आंग्ल विवाद के दौरान प्राच्यवादियों के समूह का नेतृत्व एच टी विल्सन कर रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है। वे प्राच्यवादी साहित्य के प्रगामी प्रयोग के बढ़ावा के पक्षधर थे। बिल्कुल ठीक, हमने बात कर ली, ये बढ़ावा के पक्षधर थे। तो ए और डी सही है। अब केवल बचता है बी और सी, तो इसकी बात करते हैं। बी की बात करें कि वुड्स डिस्पैच आता है दोस्तों, वुड्स डिस्पैच आ रहा है 1854 में। तो क्या इसमें पारंपरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई? नहीं, पारंपरिक शिक्षा की बात ही नहीं करते ये सब, तो इंग्लिश की ही बात करते हैं। तो कैसे कह लेंगे कि ये पारंपरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं? तो वैसे तो वुड्स डिस्पैच जो 1854 था, उसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है महाराज इसको। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? तो वुड्स डिस्पैच 1854 को।
तो इसका उद्देश्य क्या था? पहला ये था कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश मीडियम का विस्तार किया जाएगा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इसी के बाद वुड्स डिस्पैच 1854 में आता है और विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1857 में। वो कहाँ कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, ये 3 विश्वविद्यालय एक साथ स्थापित किए गए 1857 में। हाँ, 1857 में क्रांति भी होती है और उसी समय विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे और ये तीनों विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए गए थे। दोस्तों ये ज्यादा जरूरी सवाल है, फर्स्ट पेपर में भी आता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा हो गया ये, वुड्स डिस्पैच 1854। इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि संस्कृत फारसी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, अब सी की बात करते हैं। 1882 में एक हंटर कमीशन आया था। ये कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की सामान्य गतिविधियों की जांच के हेतु था। बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि हंटर कमीशन जो था वो प्राथमिक शिक्षा की जांच के लिए था, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए था, ना कि विश्वविद्यालयों की जांच के लिए था। तो ये दोनों गलत हो जाता है, ये और बी हमारा सही हो जाता है। दोस्तों काफी अच्छा सवाल था, शिक्षा से जरूर सवाल आता है। ठीक है, फोर्थ सवाल पे चल रहे हैं। चौथा हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है कि शैव सिद्धांत 3 शाश्वत सिद्धांतों ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा को स्वीकार करता है। दूसरा है, शैव सिद्धांत कश्मीर का शैववाद और वीर शैव परंपरा के अनुयायियों द्वारा आगम ग्रंथों को प्रमाणिक मानता है या प्रमाणिक माना जाता है तीनों के द्वारा। कापालिक और कालामुख प्रमुख वैष्णव संप्रदाय थे। और डी है, नैनार संतों के विचारों और कार्यकलापों के कारण दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति लोकप्रिय हुई। आप लगाते रहिए, शुरुआत से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये दोस्तों कि जो शैव सिद्धांत है, ठीक, विशेष रूप से तमिल शैव सिद्धांत की बात करें, इसमें 3 तत्व हैं। कौन कौन से? शैव तो हर जगह थे, शुरुआत से ही रहे हैं। देखो इसमें भी ये जो नैनार हैं, ये भी शैव भक्ति को मानते थे, शैव शैव भक्त थे। देखो इसमें शैव है, इसमें भी शैव सिद्धांत, इसमें भी शैव सिद्धांत। इसमें जो कापालिक और कालामुख जो संप्रदाय है वो भी शिव को ही मानने वाला है। अभी हम बात कर रहे हैं तो केवल शिव से संबंधित है। दोस्तों एक जैसे एक सवाल आ रहा है कोई भी, तो उसकी फुल डिटेल में 4 ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पेपर टफ बन रहा है। तो जो पढ़ना है बड़े डीप में पढ़ना है, नॉर्मल कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो शैव सिद्धांत के 3 सिद्धांतों में 3 शाश्वत सिद्धांतों में एक तो ईश्वर है। ठीक, अच्छा ठीक है, मैं अलग से लिख ले रहा हूं उसको। पहली बात है कि पति मानते हैं, पति यानी शिव। दूसरी बात यानी पशु, पशु के रूप में जीव और आत्मा की बात हो रही है। और तीसरी बात होती है पाश यानी बंधन यानी जगत। ठीक है, ये 3 बात हो रही है। तो क्या यह इन तीनों को ही, वही बात हो रही है कि पति यानी ईश्वर यानी शिव, ब्रह्मांड, ठीक है, आत्मा, आत्मा यानी पशु जीव, पाश यानी बंधन। ठीक है, इसमें यह त्रयवाद है, त्रैतवाद जिसको बोलते हैं, त्रैतवाद जिसको बोला जाता है, और 3 शाश्वत तत्व को स्वीकार करता है। दोस्तों 3 शाश्वत तत्व को स्वीकार करता है। तो इस तरीके से इसमें 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 शाश्वत सिद्धांतों को स्वीकार करता है। तो बिल्कुल ठीक है, शैव सिद्धांत जो है 3 शाश्वत सिद्धांतों को स्वीकार करता है। ये बात ठीक हो गई। अब शैव सिद्धांत, एक तो शैव सिद्धांत है, कश्मीर का शैववाद है, और वीर शैव परंपरा के अनुसार इनके अनुयायियों द्वारा आगम ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। तो बिल्कुल शैव सिद्धांत, कश्मीर शैववाद, वीर शैववाद के सभी आगम ग्रंथों को मान्यता देते हैं, ये भी ठीक है। वहीं कापालिक और कालामुख की बात हो रही है, तो ये दोस्तों प्रमुख वैष्णव संप्रदाय नहीं थे, ये शैव संप्रदाय थे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन में गलत हो जाएगा। शैव संप्रदाय थे और दोनों शैव तांत्रिक संप्रदाय थे, शैव तांत्रिक संप्रदाय थे। ये भैरव की पूजा करते थे,
भैरव शिव का एक रूप है, भैरव उपासक थे। इनके अभ्यास तांत्रिक व गूढ़ होते थे। ठीक है, तो ये शैव थे। अब वहीं नैनार की बात हो रही है दोस्तों, जिसके इसके पहले भी हम नैनार और अलवार संतों की बात कर चुके हैं। तो नैनार संत जो है वैष्णव परंपरा से थे ना, जैसे बताया पहले शिव से थे, तो ये भी गलत है। तो यानी सी और डी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो ए और बी सही है, लेकिन नैनार और अलवार की बात कर ले रहे हैं। अलवार संत में दोस्तों हमने पिछले देखा था वीडियो में कि 12 प्रमुख संत थे, जिसमें अंडाल नाम की एक प्रमुख संत थी जो एकमात्र महिला थी। और वहीं नैनार में 63 संत हुए हैं। नयन, नयन से याद रखा था हम लोगों ने, नयन मतलब आंख होती है, शिव जी को 3 आंख हैं, तो शिव से संबंधित नयनार हो गए। अलवार वैष्णव विष्णु से संबंधित, विष्णु अनुयायी रहे हैं। और जो अलवार और नैनार थे वो दक्षिण भारत में ही इनकी शुरुआत होती है, और इनकी वजह से ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और यहाँ से ही रामानंद ने, हाँ, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 5वीं से 10वीं, 5th to 10th जो सेंचुरी होती है उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है इन सारी चीजों में। 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच होते हैं। और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में रामानंद नामक एक संत आते हैं दक्षिण से उत्तर से। इनको दक्षिण से उत्तर के बीच की कड़ी भी माना जाता है। और उत्तर भारत में फिर भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, और जिनके बाद हमको मिलते हैं कबीर, रैदास, रहीम और बहुत सारे संत हमको उत्तर भारत में मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है वीडियो, सॉरी, सवाल। और लास्ट में 5th वाला देखते हैं। मधुरा विजयम एक ग्रंथ है दोस्तों, मधुरा विजयम। इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, तमिल? बताइए। मधुरा, ये तो मधुरा है, मधुरा नहीं। यानी मधुरा विजय, मधुरा विजय ये भी कह सकते हैं। और ये दोस्तों संस्कृत में हुई थी। और ये एक है कविता जिसको लिखा था एक 14th सेंचुरी में कवित्री थी। इनका नाम था गंगा देवी, संस्कृत कवित्री थी। और ये रिलेटेड है विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से। और इसके संस्थापक जो थे बुक्का राय प्रथम के दूसरे पुत्र कंपाना, ठीक है, कुमार कंपाना के बारे में सैन्य अभियान करते हैं, उनका वर्णन है इसमें। और इस कविता में दोस्तों 9 अध्याय हैं। और 1371 1371 में मदुरै सल्तनत पर कुमार कंपना की जीत की कहानी बताते हैं ये सब। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए डीप में, काफी अच्छा है। मैंने देखा कि इसमें इस अभी तक सवाल लगे हैं, 13 वीडियो लगभग हुए हैं, इसमें 3 सवाल तो हम लोगों को नैनार अलवार से मिल गए। और वैसे 2-3 में भी हमको मराठा हम लोग को मिला। तो ऐसे ही हम लोग को समझ आ जाएगा कि कहाँ से ज्यादा पढ़ना है, कहाँ से कम। तो पहले शुरुआत की है तो उसको करते रहिए। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल तब तक ना किए हो तो।